Hello everyone, a very happy Diwali and welcome to Byju's Government Exam Prep. डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम 15 नवंबर 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये जो करंट अफेयर्स हैं ये आपके लिए एसएससी, डीपीसी, बैंकिंग और इसी तरीके के जो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसमें हम कई डिफरेंट सेक्शंस कवर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है हमारा नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय मामले। राष्ट्रीय मामले में हमारी आज की सबसे पहली न्यूज है दिवाली के उपलक्ष्य में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल लॉन्चेस लोकल फॉर दिवाली कैंपेन। तो दिवाली का समय है और इस समय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अर्थात कपड़ा मंत्रालय ने लोकल फॉर दिवाली कैंपेन की शुरुआत की है। तो हम ये देखते हैं कि ये कैंपेन क्या है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज लॉन्च कैंपेन फॉर दिवाली और उस कैंपेन का नाम है लोकल फॉर दिवाली। इस कैंपेन के अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि ये अभियान जो है वो भारतीय हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। भारतीय हस्तकला जो है वो देश की एक सांस्कृतिक विरासत है। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इज अ कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री और इसके साथ ही ये कई लोगों की आजीविका का स्रोत भी है। इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल। अगर हम एक डेटा देखें तो इस डेटा के अनुसार भारत में जो हैंडीक्राफ्ट का सेक्टर है, जो हस्तशिल्प का क्षेत्र है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वुमेन एम्पावरमेंट अर्थात महिला सशक्तिकरण में। क्योंकि ये जो क्षेत्र है इसमें 55% जो श्रमिक है, 55% जो वर्कर्स हैं और आर्टिसंस हैं वो वुमेन हैं अर्थात महिलाएं हैं। तो इसलिए ये जो भारतीय हस्तकला है इसे बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो कैंपेन है इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि इसका मुख्य उद्देश्य है टू अर्ज पीपल टू बाय एंड गिफ्ट इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ऑन दिस दिवाली। अर्थात लोगों को इस दिवाली भारतीय हस्तशिल्प उत्पाद जो है उनको खरीदने का और उन्हें उपहार में देने का आग्रह किया गया है। जैसे अगर हम भारतीय हस्तकला के बारे में बात करें तो भारतीय हस्तकला के कई नमूने हैं जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। जैसे कि बम्बू हैंडक्राफ्ट जो है वो भारत के जो ईस्ट इंडिया है वहाँ से है। इसके अलावा ब्रास हैंडीक्राफ्ट राजस्थान से है। मार्बल स्टोन क्राफ्ट है वो भी भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है। साथ ही पपेट्री, पश्मीना शॉल, ये सभी भारत की जो हस्तकला है उसके कुछ नमूने हैं और इन्हीं को प्रमोट करने की कोशिश इस कैंपेन के तहत की जा रही है। ये जो कैंपेन है इसका मूल उद्देश्य है भारतीय हस्तकला और कारीगरों को बढ़ावा देना। ये जो कैंपेन है ये हस्तकला के कारीगर है जो और जो श्रमिक है उनको अपनी बिक्री को बढ़ाने में और उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने में मदद करेगा। तो एक तरीके से ये हमारे जो प्रधानमंत्री का आइडिया था वोकल फॉर लोकल उसके तहत भी काफी मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वोकल फॉर लोकल के विचार को बढ़ावा देने के बाद में हर क्षेत्र जो है वो स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहा है। तो इसी के तहत लोकल फॉर दिवाली कैंपेन लेकर आया गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये कैंपेन लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। अब अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अर्थात कपड़ा मंत्रालय के बारे में चर्चा करें तो कपड़ा मंत्री कौन है हमारे देश की? स्मृति जुबिन ईरानी। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं इसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। तो एग्जाम में कई बार भारत के विभिन्न क्षेत्रों से कुछ साड़ी को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग उदाहरण है जो कि प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की कशीदा जो है वो प्रसिद्ध है। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश की कुल्लूवी पट्टू साड़ी प्रसिद्ध है। बिहार की भागलपुर सिल्क प्रसिद्ध है। यूपी की बनारसी साड़ी प्रसिद्ध है। असम की मुगा साड़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद में मणिपुर की तरफ चले तो मणिपुर की मोरिंग फिजीन साड़ी प्रसिद्ध है। वेस्ट बंगाल की पश्चिम बंगाल की टांट साड़ी प्रसिद्ध है। एमपी की अर्थात मध्य प्रदेश की चंदेरी प्रसिद्ध है। उड़ीसा की बोमकई प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ की कोसा प्रसिद्ध है। तेलंगाना की पंचमपल्ली प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश की वेंकटगिरी प्रसिद्ध है। इसके अलावा तमिलनाडु की कांजीवरम प्रसिद्ध है। केरल की कसवू प्रसिद्ध है। कर्नाटक में मैसूर सिल्क प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र से पैथानी प्रसिद्ध है। गुजरात का पटोला प्रसिद्ध है। राजस्थान में लहरिया प्रसिद्ध है और इसके अलावा पंजाब में फुलकारी प्रसिद्ध है। तो ये अलग अलग राज्यों से कुछ फेमस साड़ी हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है
IRCTC टू स्टार्ट भारत दर्शन यात्रा ऑन दिसंबर। IRCTC जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन अर्थात भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम, इसके द्वारा 12 दिसंबर से भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा शुरू होगा। तो आपको ध्यान रखना है ये जो ट्रेन है ये दक्षिण भारत यात्रा के लिए शुरू होगी। ये स्टार्ट होगी हैदराबाद और सिकंदराबाद से 12 दिसंबर को, और ये जो ट्रेन है ये 6 रात और 7 दिवसीय दौरा है जिसका समापन 18 दिसंबर को होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत होगी हैदराबाद और सिकंदराबाद से। ये जो यात्रा की शुरुआत की जा रही है इसकी थीम है शो इंडिया टू इंडियंस। ये इंपॉर्टेंट है, थीम आपको याद होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा के बारे में चर्चा करें तो इसमें बोर्डिंग और डीबोर्डिंग की जो फैसिलिटीज है अर्थात जिस जिस स्टेशन पे ये ट्रेन रुकेगी टूरिज्म के लिए वो होंगे सिकंदराबाद, खम्मम, नेल्लौर, विजयवाड़ा, वारंगल, ओंगोले और रेनीगुंटा। इसके अलावा ये जो ट्रेन है इसमें 12 स्लीपर कोचेज होंगे, एक 3 टियर AC कोच होगा और एक पेंट्री कार होगी। इसके अगर हम फेयर की बात करें तो स्लीपर कोच जो है उसका फेयर होगा 7,140 और इसके अलावा जो थर्ड AC है उसका फेयर होगा 8,610। ये जो ट्रेन है इसमें नाइट स्टे की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी टूरिज्म के लिए जो पर्यटक हैं उनको, वो होगी डर्मेटरीज में जिन्हें धर्मशाला भी कहा जाता है। इसके साथ ही जो टूरिस्ट होंगे जो पर्यटक होंगे उनको प्रतिदिन सुबह की चाय, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना और पानी की एक बोतल भी प्रदान की जाएगी। तो ये इस ट्रेन में प्रोवाइड की जाने वाली कुछ फैसिलिटीज हैं। इसके साथ ही जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने नॉन AC ट्रांसपोर्टेशन अरेंज किया है शेयरिंग बेसिस पे, ताकि जिस भी स्थान पर जाए वहां पर टूरिज्म की सुविधा प्रदान की जा सके। तो इसी के चलते हम IRCTC के बारे में चर्चा करते हैं। IRCTC जो है उसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 27 सितंबर 1999 को। इसके अलावा IRCTC जो है वो एक सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन रेलवेज की, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है सरना कोड पे। तो हम यहाँ पर सरना क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस रेजोल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। किस राज्य के द्वारा पास किया गया है ये? झारखंड असेंबली के द्वारा। द असेंबली ऑफ झारखंड स्टेट हैज क्लियर्ड अ रेजोल्यूशन ऑन सरना कोड अर्थात झारखंड राज्य की विधानसभा ने सरना संहिता पर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये जो रेजोल्यूशन है, ये जो प्रस्ताव है, इसके अनुसार सरना जो है वो एक सेपरेट रिलीजन कंसीडर होगा 2021 के सेंसस में, अर्थात सरना को एक अलग धर्म माना जाएगा 2021 की जनगणना से। झारखंड के जो CM हैं हेमंत सोरेन, उनने एक रेजोल्यूशन का प्रस्ताव दिया है झारखंड असेंबली में और जल्द ही ये जो प्रस्ताव है इसे केंद्र के द्वारा मंजूरी मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर सरना फॉलोअर्स के बारे में बात करें कि सरना होता क्या है जिन्हें एक अलग धर्म बनने की मंजूरी दी जाएगी, तो सरना के अनुयायी जो होते हैं वो प्रकृति के उपासक होते हैं। ये नेचर के वर्शिपर्स होते हैं, वर्शिपर्स ऑफ नेचर, और ये खुद को हिंदू नहीं मानते हैं। दे डू नॉट कंसीडर देमसेल्फ एज हिंदू। और इसके साथ ही ये एक अलग रिलीजन के लिए काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तक इनके पास में सेपरेट रिलीजन एंटिटी नहीं थी, लेकिन अब इस प्रस्ताव के बाद में इन्हें सेपरेट रिलीजन अर्थात एक अलग धर्म माना जाएगा। तो अगर हम इसी के संबंध में भारत के संविधान का जो शेड्यूल 5 है, जो अनुसूची 5 है, उसके बारे में चर्चा करें तो भारत के संविधान की जो अनुसूची 5 है वो मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो 4 राज्य हैं, इन 4 राज्यों के अलावा दूसरे राज्यों में रहने वाले जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियां हैं उनके नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित है। अगर इन 4 राज्यों के बारे में बात करें तो इन 4 राज्यों की जो अनुसूचित जनजातियां हैं और अनुसूचित क्षेत्रों का जो नियंत्रण और प्रसारण है वो अनुसूची 6 के तहत किया जाता है, लेकिन बचे हुए राज्यों की जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और जो जनजाति है उनका नियंत्रण
और प्रशासन किया जाता है अनुसूची 5 के तहत। तो अनुसूचित क्षेत्रों में केंद्र सरकार जो है वो अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक और सांस्कृतिक हितों की सुरक्षा में प्रत्यक्ष भूमिका निभाती है। इसके बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन है इंटरनेशनल अफेयर्स अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मामले। अंतर्राष्ट्रीय मामले में आज हमारी न्यूज है सेकंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो। सेकंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो जो है दैट इज बीइंग कंडक्टेड इन वुहान चाइना, अर्थात चीन के वुहान में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन जो है वो 11 नवंबर 2020 में शुरू हुआ था और 14 नवंबर 2020 तक ये चला है। इस साल का जो एक्सपो है इसमें वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग में सबसे अधिक अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन पे ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व जो है वो एक महामारी में है और ऐसे समय में जो विश्व स्वास्थ्य उद्योग है, जो ग्लोबल हेल्थ इंडस्ट्री है, वहां पर साइंस और टेक्नोलॉजी की कटिंग एज टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश की जा रही है और उसी पे इसका ध्यान केंद्रित किया गया है। इससे क्या होगा कि जो वुहान है उसे सिटी ऑफ ग्लोबल हेल्थ इंडस्ट्री अर्थात वैश्विक स्वास्थ्य उद्योग का शहर बनने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही अगर ये जो एक्सपो हुआ है इसके बारे में हम चर्चा करें तो इसमें 100 से भी ज्यादा हाई एंड फोरम शामिल थे, जिसमें कई सबमिट फोरम थे, अकेडमिशियन फोरम थे। इसके साथ ही राउंड टेबल डायलॉग्स थे ऑन एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड नॉर्मलाइज्ड कंट्रोल, साथ ही ग्लोबल यूनिवर्सिटी लीडर फोरम इसमें शामिल हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सेकंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो आयोजित हुआ है ये वुहान चाइना में आयोजित किया गया है। इसके बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। ये है वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन न्यूज, अर्थात समाचार में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। और इसमें आज हम चर्चा करेंगे सिक्किम के फॉर्मर सीएम संचमन लिम्बो की। तो इनका निधन हो गया है। ये 73 ईयर के थे और ये सिक्किम के फॉर्मर सीएम अर्थात सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे। ये सिक्किम के चौथे चीफ मिनिस्टर थे, चौथे मुख्यमंत्री थे। ये रहे थे 7 जून 1994 से लेकर 12 दिसंबर 1994 तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे ये, और ये थे संग्राम परिषद पार्टी से। वह सिक्किम संग्राम परिषद जो था उसके स्वर्गीय नर बहादुर भंडारी की सरकार के गिरने के बाद में लगभग 6 महीने के लिए सीएम बने थे, जबकि वह वर्ष 1994 में उसी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। इसके अलावा अगर हम सिक्किम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो सिक्किम का सबसे बड़ा शहर है गैंगटॉक, और गैंगटॉक जो है वो सिक्किम की राजधानी भी है। साथ ही सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को। ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको याद रखनी है। सिक्किम के बारे में एक रोचक बात यह है कि तिब्बती भाषा में सिक्किम को चावल की घाटी भी बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, तिब्बत की भाषा में सिक्किम को बोला जाता है चावल की घाटी। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन है बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज, अर्थात बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचार। और इसमें जो न्यूज आर्टिकल है वो है IFSCA अप्रूव्स ड्राफ्ट बैंकिंग रेगुलेशन एट IFSC। तो हम यहाँ पर सबसे पहले IFSC का मतलब समझेंगे, IFSCA क्या है ये समझेंगे, उसके बाद में हम न्यूज जो है उसे डिस्कस करेंगे। तो IFSC है, उसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। और अगर IFSCA की बात की जाती है तो IFSCA की फुल फॉर्म हो जाती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। तो IFSC जो है, अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो IFSC अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र जो है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इट रिजल्ट्स इन ब्रिंगिंग द फाइनेंशियल सर्विस एंड ट्रांजैक्शन टू इंडिया। ये जो फाइनेंशियल सर्विस और ट्रांजैक्शन है उसे इंडिया में लाता है, जो कि अब तक ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स में होते थे। और ये ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स में कॉर्पोरेट एंटिटीज और ओवरसी ब्रांचेस और सब्सिडीज जो होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की, उनके द्वारा उपयोग में लिए जाते थे। द IFSC सेंटर इन इंडिया सीक टू ऑफर अ बिजनेस एनवायरमेंट दैट विल मैच आर लीडिंग सेंटर इन द वर्ल्ड लाइक सिंगापुर एंड लंदन। अर्थात भारत में जो IFSC सेंटर है वो इस प्रकार का एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है भारत में, जिस प्रकार का फाइनेंशियल एनवायरमेंट सिंगापुर और लंदन जैसे स्थानों पर प्रोवाइड किया जाता है। This would result in providing Indian corporate sector access to global financial market। इससे क्या होता है कि जो भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर है उसे वैश्विक वित्तीय
बाजार का एक्सेस प्राप्त हो पाता है। अगर हम बात करें कि ये जो आईएफएससी होते हैं इनके द्वारा कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो इनके द्वारा फंड रेजिंग ऑपरेशंस किए जाते हैं इंडिविजुअल के लिए, कॉरपोरेशंस के लिए और गवर्नमेंट के लिए। साथ ही इनके द्वारा एसेट मैनेजमेंट किया जाता है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है फाइनेंस फंड के द्वारा, इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा और म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। साथ ही ग्लोबल टैक्स मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट किया जाता है। ग्लोबल एंड रीजनल कॉर्पोरेट ट्रेजरी मैनेजमेंट ऑपरेशन इनके द्वारा किए जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट ऑपरेशन किए जाते हैं। मर्जर एंड एक्विजिशन एक्टिविटीज इनके द्वारा की जाती है। तो अगर हम भारत के पहले आईएफएससी के बारे में बात करें तो भारत का जो फर्स्ट आईएफएससी है, फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, वो बनाया गया था गुजरात में गांधीनगर और अहमदाबाद के पास में। उस जगह का नाम रखा गया गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी की फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो आपको ध्यान रखना है गिफ्ट सिटी जो है वो भारत का पहला आईएफएससी सेंटर है। अब अगर हम इस न्यूज के बारे में डिस्कस करें तो आईएफएससी ए अर्थात इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी ने नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की और इस बैठक में इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण बैंकिंग विनियमन 2020 को मंजूरी दी गई। आईएफएससी अथॉरिटी अप्रूव्ड द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी बैंकिंग रेगुलेशन 2020। बैठक में अनुमोदित बैंकिंग नियमों का मसौदा बैंकिंग परिचालन के विभिन्न पहलुओं के लिए नियम बनाने का जो मार्ग है वो लागू होता है, जो कि आईएफएससी में स्वीकार्य होंगे। हमने यहाँ पर देखा कि आईएफएससी जो है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के फाइनेंशियल सर्विस सेंटर होते हैं। तो इन स्थानों पर जो बैंकिंग रिलेटेड नॉर्म्स हैं उनको लागू करने के लिए ये विनियमन लाया गया है, क्योंकि ये जो बैंकिंग होती है ये आईएफएससी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरीके के जो रेगुलेशन होंगे वो मदद करेंगे इन रीचिंग इट्स डिजायर्ड पोटेंशियल, अर्थात इसे अपनी क्षमता तक पहुंचने में ये बैंकिंग नॉर्म्स मदद करेंगे। तो अगर हम बैंकिंग रेगुलेशन की विशेषताओं के बारे में बात करें जो अभी लाई गई है, तो ये आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों की स्थापना के लिए जो दायित्व होते हैं उन्हें निर्धारित करेगी। साथ ही परमिट द पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया विथ नेट वर्थ नॉट लेस देन $1 million टू ओपन फॉरेन करेंसी अकाउंट इन एनी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी एट आईएफएससी बैंकिंग यूनिट। इसके अलावा टू परमिट पर्सन्स रिसाइडिंग इन इंडिया नेट वर्थ नॉट लेस देन $1 million टू ओपन फॉरेन करेंसी अकाउंट इन एनी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी एट IBU in order to undertake any permissible current account or capital account transaction or any combination thereof under RBI's liberalized remittances scheme। इसके अलावा ऋण सीमा, बिक्री, ऋण वृद्धि सहित अनुमत IBU की जो गतिविधियां होती है उसके लिए निर्यात प्राप्तियों में फैक्टरिंग और जालबाजी में संलग्न है, और साथ ही पोर्टफोलियो की खरीद और उपकरण के जो पट्टे हैं वो भी इसमें संबंधित होंगे। इसके अलावा स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में ऐसे व्यवसाय से संबंधित वित्तीय लेन देन के निपटान के अधीन ये कार्य किया जाएगा जहां व्यवसाय के निर्धारण के लिए प्राधिकरण को अनुमति देने के लिए IBU को भारत में रहने वाले व्यक्तियों और भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के साथ में INR में संचालन की अनुमति दी जा सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं बैंकिंग रेगुलेशंस के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो है बुक्स एंड अवार्ड्स अर्थात पुस्तकें और पुरस्कार, और इसमें हम चर्चा करेंगे बोस्कियाना बुक के बारे में। अ न्यू बुक ऑन गुलजार बोस्कियाना। तो बोस्कियाना जो है वो गुलजार पर एक नई पुस्तक है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो बुक है ये गुलजार पर है, गुलजार के द्वारा नहीं लिखी गई है इस बुक को। तो बोस्कियाना जो है एक नई हिंदी बुक है ऑन गुलजार, और ये जो बुक है इसे पब्लिश किया गया है वेटरन इंडियन पोइट लिरिसिस्ट राधाकृष्ण प्रकाशन के द्वारा, अर्थात इसे अनुभवी भारतीय कवि और गीतकार राधा कृष्ण प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। ये जो पुस्तक है इसमें गुलजार के जीवन में उनकी जो कहानियां हैं, कविता है, दर्शन है, उनकी जीवन शैली, पसंद नापसंद, उन सभी को चित्रित किया गया है। ये बुक जो है ये 228 की एक बुक है जिसे एडिट और कंपाइल किया है यशवंत व्यास ने। अगर हम बोस्कियाना की बात करें तो बोस्कियाना जो है वो वास्तव में गुलजार का जो मुंबई में घर है उसका नाम है, और उसके नाम पर इस पुस्तक का नाम बोस्कियाना रखा गया है। इसके अलावा
इस पुस्तक में विस्तृत बातचीत के माध्यम से गुलजार के व्यक्तित्व को व्यक्त किया गया है, उनके विचारों और दुनिया के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था उसे व्यक्त किया गया है। ये जो बुक है ये कंपाइलेशन है सम ऑफ द मोस्ट डिफाइनिंग इंटरव्यूज एंड कन्वर्सेशन ऑफ गुलजार्स फ्रॉम लास्ट 30 ईयर, और इस बुक को कंपाइल करने में यशवंत व्यास को करीब 6 वर्ष का समय लग गया। इसके बाद में हम बुक्स में अगला देखेंगे सोनू सूद्स ऑटोबायोग्राफी टू बी टाइटल्ड आई एम नो मसीहा। तो सोनू सूद जो कि बॉलीवुड के एक्टर हैं और इनके द्वारा पैंडेमिक के समय में जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी कार्य किया गया था। अब इनके द्वारा अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लाई जा रही है और उसका टाइटल होगा आई एम नो मसीहा। ये एक अभिनेता हैं, निर्माता हैं और साथ ही मानवतावादी हैं और इनके द्वारा अपनी आत्मकथा का नाम रखा गया है आई एम नो मसीहा। इसको को ऑथर किया है अर्थात इसका सह लेखन किया गया है मीना अय्यर के द्वारा। दिस बुक विल अकाउंट द एक्सपीरियंस ऑफ सोनू सूद ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 महामारी के दौरान सोनू सूद का जो अनुभव था उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। ये जो बुक है इसे पब्लिश किया जा रहा है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा और इसे रिलीज किया जाएगा दिसंबर 2020 में। इसके अलावा ये जो बुक है इसमें क्या होगा कि सोनू सूद के द्वारा जो कहानियां सुनी गई और उनके द्वारा जो माइग्रेंट्स के साथ में इंटरेक्शन किया गया उस सभी के बारे में बताया जाएगा। साथ ही सोनू सूद जो है वो अपना एक्सपीरियंस इसमें शेयर करेंगे विच इम्पैक्टेड हिज लाइफ एंड चेंज्ड हिज आउटलुक एंड हिज पर्पस ऑफ लाइफ। साथ ही सोनू सूद ने अपना जो इमोशनल एक्सपीरियंस है और साथ ही उनके द्वारा जो चैलेंजेस फेस किए गए कोविड-19 के समय माइग्रेंट्स को रेस्क्यू करते समय उनके बारे में इस बुक में बताया गया है। इसके बाद में अगला सेक्शन है इम्पॉर्टेंट डेज अर्थात महत्वपूर्ण दिवस और इसमें हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड डायबिटीज डेज अर्थात विश्व मधुमेह दिवस की। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। इसके अलावा 14 नवंबर को आपको ध्यान होगा कि 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है। चिल्ड्रंस डे के अलावा 14 नवंबर जो है जवाहरलाल नेहरू की जयंती भी है। जवाहरलाल नेहरू जो है वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो अब हम चलते हैं विश्व मधुमेह दिवस अर्थात वर्ल्ड डायबिटीज डे की तरफ। तो वर्ल्ड डायबिटीज डेज हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये एक कैंपेन है। इसका उद्देश्य है टू रेज अवेयरनेस अराउंड द क्रूशियल रोल दैट नर्सेस प्ले इन सपोर्टिंग पीपल लाइफ विथ डायबिटीज। अर्थात इस अभियान का उद्देश्य जो नर्सें होती है उनके द्वारा मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए जो कार्य किया जाता है उनके द्वारा उसमें निभाई गई भूमिका के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है। तो 2020 में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड डायबिटीज डे की थीम है द नर्स एंड डायबिटीज। 2007 में जनरल असेंबली के द्वारा एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था 61-25। द डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज द अर्जेंट नीड to pursue multilateral effort to promote and improve human wealth, provide access to treatment and healthcare education। अर्थात ये जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था इस दस्तावेज ने मानव स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, सुधारने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को आगे बढ़ाने और उपचार और स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता को मान्यता दी थी। तो यहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम स्टैटिक फैक्ट्स। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे सम फैक्ट्स अबाउट गैसेस अर्थात गैसों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो सबसे पहला पॉइंट है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस है, तो वो है नाइट्रोजन। ये लगभग 78% है पृथ्वी के वायुमंडल में। इसके अलावा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर 21%। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21%। इसके बाद में है द लाइटेस्ट गैस है हाइड्रोजन अर्थात सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन। द हेवीएस्ट गैस अर्थात सबसे भारी गैस बोला जाता है रेडॉन को। टीयर गैस किसे बोला जाता है, टीयर गैस होती है अमोनिया अर्थात अमोनिया है आंसू गैस। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। मार्श गैस बोला जाता है मिथेन को। इसके बाद में लाफिंग गैस बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। तो अगर आप नाइट्रस ऑक्साइड के संपर्क में रहते हैं तो आपको हंसाती है या आपका हंसना बंद नहीं होता है। इसके अलावा गोबर गैस बोला जाता है मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को। इसके अलावा गैस विथ फाउल स्मेल अर्थात दुर्गंध वाली जो गैस होती है वो होती है H2S अर्थात हाइड्रोजन सल्फाइड। इसके साथ
ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है जिससे पेशेंट को ऑक्सीजन दी जाती है, उसमें ऑक्सीजन के साथ में जो दूसरी गैस मिली हुई होती है वो होती है हीलियम, और ये काफ़ी ही रेस्ट्रिक्टेड ब्रीथिंग के लिए होती है। प्रतिबंधित श्वास के लिए हीलियम मिलाई जाती है ऑक्सीजन के साथ में। इसके अलावा गैस यूज्ड इन गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग में जिस गैस का उपयोग किया जाता है, और इसके अलावा जो फल होते हैं उन्हें आर्टिफिशियली रैपन करने के लिए, कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जिस गैस का उपयोग किया जाता है वो होती है एसिटिलीन। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दंत शल्य चिकित्सा जो होती है, डेंटल सर्जरी जो होती है, उसमें संवेदनाहारी अर्थात एनेस्थेटिक के रूप में जो गैस यूज की जाती है वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे गैसेस से रिलेटेड। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चंदेरी इज द फेमस साड़ी ऑफ विच स्टेट? चंदेरी किस राज्य की प्रसिद्ध साड़ी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द थीम ऑफ भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा बीइंग लॉन्च्ड बाय IRCTC? IRCTC के द्वारा शुरू की जा रही भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा की थीम क्या होगी? शो इंडिया टू द वर्ल्ड, शो इंडिया टू एवरीवन, शो इंडिया टू इंडियंस, शो इंडिया टू फॉरेनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज क्लियर्ड अ रेजोल्यूशन ऑन सरना कोड? किस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है? उड़ीसा, मेघालय, झारखंड या छत्तीसगढ़? अगला क्वेश्चन है, बॉस्कियाना इज अ न्यू हिंदी बुक, हु इज इट रिलेटेड टू? बॉस्कियाना जो कि एक नई हिंदी पुस्तक है, ये किससे संबंधित है? गुलजार से, विक्रम सेठ से, जावेद अख्तर से या मीर ताकी मीर से? अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द टाइटल ऑफ सोनू सूद्स ऑटोबायोग्राफी? सोनू सूद की आत्मकथा का शीर्षक क्या होगा? आई एम नो मसीहा, आई एम मसीहा, पैंडेमिक स्टोरीज, डेज ऑफ पैंडेमिक? अगला है, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? विच गैस इज कॉल्ड लाफिंग गैस? नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन या मिथेन? अगला क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? व्हाट इज द गैस यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स आर्टिफिशियली? एसिटिलीन, हीलियम, नाइट्रस ऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो यहाँ पर हमारा आज का क्विज खत्म होता है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। अ वेरी हैप्पी दिवाली वंस अगेन। थैंक यू।